अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो है वो ग्रुप्स एंड टीम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम उसी की कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे। तो कि लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने जो चीज़ें देखी थी थोड़ा सा मैं उसका रिकैप करा दूं और देन हम उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्लाइड नंबर 329 से, ठीक है। बल्कि ये हमने कल ली थी लास्ट क्लास में। और यहाँ तक हमने देखा था ग्रुप बिहेवियर मॉडल्स तक, ठीक है। तो आज हम इसके बाद फर्दर हम आगे स्टार्ट करेंगे, सही है जी। तो ग्रुप बिहेवियर मॉडल्स तक हमने देख लिया था और अब हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने ग्रुप्स एंड टीम्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। ये बेसिकली चैप्टर 7 है। हो सकता है कि डिफरेंट एडिशंस के अंदर इस चैप्टर का नंबर डिफरेंट हो, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कोई रट्टा नहीं लगा रहे कि चैप्टर आगे पीछे हो जाएं या टॉपिक्स आगे पीछे हो जाएं। यहाँ हम कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, इस कोर्स को बड़ा कॉन्सेप्चुअली हम लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और मैं फिर आपसे एक बात आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये है कि जो आपकी बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, स्टीफन की, और उसके अंदर जो है बेसिकली हर चैप्टर के एंड के अंदर केस स्टडीज़ दी हुई हैं। कहीं पे 2 दी हुई हैं, कहीं पे 3 दी हुई हैं, कहीं पे इससे ज़्यादा दी हुई हैं। तो प्रैक्टिस के तौर पे आप उस केस स्टडीज़ को कर सकते हैं और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो जो केस स्टडीज़ मैं आपको वीडियोस में कराता रहता हूँ या व्हाट्सएप पे सेंड करता रहता हूँ, वर्बली डिस्कस करता रहता हूँ, वो तो अपनी जगह पे हैं ही। लेकिन कुछ ऐसी केस स्टडीज़ भी हैं जो कि हर चैप्टर के एंड के अंदर गिवन है, और जब आप उस चैप्टर को खोलेंगे तो आपको केस स्टडी वहाँ मिल जाएगी। और वो केस स्टडी बेसिकली प्रोफेशनल कंपनीज़ की है, जैसे कि एप्पल है, ठीक है, या कोई डिफरेंट कंपनी है, तो उसकी केस स्टडी है। तो आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप बुक को ज़रूर रेफ़र करें और उसके बाद आप केस स्टडी को भी रेफ़र करें, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज के, एक जो ग्रुप मेंबर है उसमें कितने रिसोर्सेज होने चाहिए। तो देखें, एबिलिटीज़ और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, हर बंदे के अंदर एक अल्लाह ताला ने सलाहियत डाली है काम करने की, जो किसी और में नहीं डाली। जैसे क्रिकेट की टीम होती है तो कोई बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर होता है, बहुत अच्छा स्पिनर होता है, तो कोई बहुत अच्छा बैट्समैन होता है। तो उस चीज़, उस बंदे की जो है वो एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है जो किसी दूसरे में नहीं है। यानी तुम हो, ठीक है। तुम्हारी इस पूरी दुनिया में कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, कोई नहीं है रिप्लेसमेंट। तुम्हारे अंदर जो अल्लाह ने काबिलियत डाली हो उसकी इस पूरी दुनिया के अंदर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कभी भी अपनी वैल्यू को कम ना करो, क्योंकि तुम हो, ये बात ध्यान में रखना। जब आप इस बात को समझते हैं तो वहीं से आपका गेम चेंजिंग सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी और आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। और ऑफ कोर्स ये जो कोर्स है दोनों को इम्पैक्ट करेगा आगे जाके, सही है। तो आपकी एबिलिटीज़ निखर के सामने आने लगती हैं, ठीक है। तो हर बच्चे के अंदर हर एबिलिटी ऑब्वियसली नहीं होती, लेकिन उसके अंदर हर बच्चे में कोई एक ऐसी पार्टिकुलर एबिलिटी ज़रूर होती है जो किसी और बच्चे में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अगर वो पंचुअलिटी भी है या ऑनेस्टी भी है या कोई भी एक ऐसी कोर वैल्यू है या एबिलिटी है, तो वो आप को किसी दूसरे बंदे में नहीं मिलेगी। तो ये बज़ाहिर तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो समझ लें वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, ये इससे ज़्यादा भी हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें कि एबिलिटीज़ क्या है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, स्लाइड हो गई थी, मुझे याद है, आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में। और ये बात भी, ये स्लाइड भी हो गई थी, हमने ये चीज़ें कर ली थी, ठीक है।
ग्रुप स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं कि आगे कॉमन क्लासेस और नॉर्म्स, परफॉर्मेंस नॉर्म्स, एक्सप्लिसिट क्लूज प्रोवाइडेड बाय द वर्क ग्रुप टू द मेंबर हाउ अबाउट टू। ये वाली स्लाइड पे आई थिंक हो चुकी है, ये नहीं हुई थी स्लाइड, ठीक है, ये स्लाइड हम देख लेते हैं। ये आप लास्ट वीडियो में चेक कीजिएगा, जो प्रीवियस 3 स्लाइड्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ग्रुप स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है। तो हम ये देख रहे हैं व्हाट मेक्स अ नॉर्म इम्पॉर्टेंट। एक नॉर्म क्या होती है, एक तौर तरीके होते हैं, ठीक है। अब नॉर्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक मतलब बेसिकली तौर तरीके, ठीक है। तो नॉर्म की बेसिकली ये डेफिनेशन है। इफ़ इट फैसिलिटेट्स द ग्रुप सर्वाइवल, अगर वो ग्रुप सर्वाइवल को फैसिलिटेट कर रहा है। इफ़ इट इंक्रीजेस प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप मेंबर बिहेवियर, अगर वो ग्रुप मेंबर की प्रिडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को कम कर रहा है, अलाउ कर रहा है ग्रुप मेंबर को वैल्यू शेयर में, ये वगैरह वगैरह। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्म करना कहते हैं कि नॉर्म्स को फॉलो करना। कन्फॉर्म करना किसको कहते हैं, कि नॉर्म्स को फॉलो करना। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ आप कन्फॉर्म करें, यानी कि उसको माने, उसको फॉलो करें, ठीक है। तो कन्फर्म का मतलब ये होता है कि एडजस्टिंग वंस बिहेवियर टू अलाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। अब हर ग्रुप के एक बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप किसी उसके अंदर आते हैं, किसी ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ तकाज़े होते हैं कि यार सब इक्वल काम करेंगे, आपका ये ज़िम्मेदारी है, आपने इस टाइम पे आना है, आपने डेडलाइन ये है, वगैरह वगैरह, कोई भी नॉर्म्स हो सकते हैं। इसी तरीके से जग अगर हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ग्रुप को जॉइन करते हैं तो बेटा उसके भी कोई तौर तरीके होते हैं। जहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं होते, कोई तौर तरीके नहीं होते, वो जगह क्या कहलाती है, आप बताओ? जंगल कहलाता है। वो क्या होता है? अपना जंगल कहलाता है, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, बल्कि जंगल में भी कानून होते हैं, ठीक है। तो जहाँ कॉन्फॉर्मिटी बड़ी ज़रूरी है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, ठीक है। तो जब भी आप किसी ग्रुप स्ट्रक्चर को आप और ज़्यादा मतलब पक्का करना चाह रहे हैं या अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप नॉर्म्स को उसके कंप्लाई करेंगे, कन्फॉर्मिटी होगी नॉर्म्स में, यानी कि तौर तरीके और डिफरेंट तकाजे पूरे करेंगे, तो ये बात होगी। आगे चलते हैं, रेफरेंस ग्रुप, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स टू विच इंडिविजुअल्स बिलोंग्स टू होप एंड बिलोंग विद हुम नॉर्म्स इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कंफर्म। रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं? वो इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है वो बिलोंग करते हैं या होप टू बिलोंग या बिलोंग करने की कोई उम्मीद रखते हैं, वो रेफरेंस ग्रुप हो जाते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप देखते होंगे कई ग्रुप्स हैं, कुछ रेफरेंस ग्रुप हैं, कुछ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो सब आपके सामने है, तो ये इसकी एग्जांपल है। ये स्लाइड जो इस वक्त आपको बेटा स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ग्रुप का प्रोसेस है, क्योंकि पूरा चैप्टर ग्रुप के ऊपर है, ग्रुप एंड टीम्स के ऊपर है, और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएंगे, और मैं डालता रहता हूँ वीडियोस। जिनका लेक्चर मिस हो गया है समहाउ, वो वीडियो से देख सकते हैं, और या फिर मुझे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप प्रोसेसेस क्या है? इंक्लूड द कम्युनिकेशन पैटर्न यूज्ड बाय मेंबर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ग्रुप डिसीजन प्रोसेस, लीडर बिहेवियर, पावर डायनामिक्स, वगैरह वगैरह। अब ग्रुप प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन पैटर्न है। आजकल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? सारा ज़माना सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप का है, हर जगह पे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा कि क्लासेस व्हाट्सएप के ऊपर होंगी। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक फ़न या कम्युनिकेशन का एक, जब वो नया नया आया था या नए नए लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था, लाइक आप 10 ईयर्स पहले भी अगर चले जाएं, एक डिकेड पहले भी, तो इसको प्रोफेशनली यूज़ करने का बेटा किसी ने नहीं सोचा था। इनिशियली ये रिप्लेसमेंट थी याहू मैसेंजर की, या गूगल मैसेंजर एक ज़माने में आज से तकरीबन 20-25 साल पहले यूज़ हुआ करते थे। लेट 90s में कह लो या अर्ली 2000 की 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त, या उससे पहले की बात है, तो वो यूज़ हुआ करते थे। तो व्हाट्सएप आ गया तो ज़ाहिर बात है वो याहू मैसेंजर और ये सारे मैसेंजर्स वगैरह क्या हो गए, गूगल सॉरी जीमेल वगैरह के, एमएसएन मैसेंजर वगैरह क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक है। तो अब जो है वो क्या हो गया कि उसकी जगह व्हाट्सएप ने ले ली। अब व्हाट्सएप जो है वो क्या नाम है, किसी ने नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली इसके ऊपर बाकायदा ऑफिशियली क्लासेस हो रही होंगी या जूम पे हो रही होंगी। जूम तो चलो फिर भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ जगहों पे व्हाट्सएप के ऊपर भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। इनिशियली तो ये एक फ़न लविंग का था कि यार चलो इस पे ज़रा चिट-चैट हो जाएगी, फ़न हो जाएगा, लेकिन ये वक्त के तकाजे बदले गए। अगेन अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि ज़माने के अंदाज बदले गए,
ज़माने के अंदाज़ बदले गए कि ज़माना जो है वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है, खुद ही को ग़ुलामी से आज़ाद कर। तो इकबाल का खुद ही का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्योंकि कम्युनिकेशन पैटर्न की बात हो रही थी, तो ज़ाहिर बात है मोड ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करना भी ज़रूरी है। और आज के दौर का सबसे पहला जो मोड ऑफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है आपका सोशल मीडिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर आपका आखिर में प्रिंट मीडिया। सोशल मीडिया में सारे फेसबुक, इंस्टा और ये व्हाट्सएप वगैरह सब ये आ जाता है। और प्रिंट सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी ये टीवी चैनल वगैरह जितने भी हैं आपके प्राइवेट टीवी चैनल एंड गवर्नमेंट का तो खैर एक ही है पीटीवी, ये सब आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो प्रिंट मीडिया में वो अखबारात या मैगजीन्स और ये सारा जो प्रिंट मीडिया है जो शाया होता है पेपर पे ऑन पेपर ये आ जाता है। तो मीडिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑन फायर जो मीडिया है वो कौन सा सोशल मीडिया है, जिस पे वायरल हो जाती है कोई चीज़ 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर। यूट्यूब के ऊपर इतने हज़ार लाइक्स और व्यूज़ वगैरह वगैरह। तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है। जितनी मार्केटिंग है वो अब सिर्फ सोशल मीडिया पे बेस्ड है। आप जितनी मर्ज़ी मार्केटिंग कर लो भाई, लेकिन सोशल मीडिया पे मार्केटिंग नहीं करता आपका बिज़नेस चल ही नहीं सकता। चाहे आपने एक बर्गर की मार्केटिंग करनी है या आपने अपनी बड़ी प्रोफेशनल कंपनी की मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेंट है सोशल मीडिया ये। तो कम्युनिकेशन पैटर्न बताने का मकसद ये है कि ये भी क्या है सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है कि जो कम्युनिकेशन पैटर्न है आज के दौर के तनासुब में देखा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सोशल मीडिया पे डिपेंड कर रहा है। हर बंदे एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट में। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो या कोई डिसीजन प्रोसेस लेना हो, ये पावर डायनेमिक्स। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ऑफिशियल मीटिंग्स ना रखें या गेट टुगेदर को ख़त्म कर दें वो कॉन्सेप्ट। ज़ाहिर बात है उनकी बेटा अपनी एक वैल्यू है और उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो कहने का जो मकसद है वो यही है कि इसकी जगह है, इसकी वैल्यू अपनी जगह है, ठीक है। तो ये ग्रुप प्रोसेस का एक बड़ा अहम हिस्सा है। आगे देखो सिनर्जी, ये डेफिनेशन पढ़ो फिर मैं इसको समझाता हूँ सिनर्जी है क्या। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिनर्जी, ये बतानी ज़रूरी है। जी बेटा, सिनर्जी की डेफिनेशन देखी है। क्या लिखा है एन एक्श अच्छा, सिनर्जी की डेफिनेशन पे जाने से पहले ये एक इंग्लिश का वर्ड है, ऑब्वियसली इंग्लिश का ये सामने लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिनर्जाइज करना किसको कहते हैं, कंबाइन करना। अगर कोई कई बिखरे हुए टुकड़े हैं उनको यकजा करना, कंबाइन करना, कोहिसिवनेस कहना, सिनर्जाइज करना, एफर्ट्स को कंबाइन करना। तो ये अगर आप इसका डिक्शनरी के अंदर भी या गूगल पे भी मीनिंग सर्च करोगे तो सिनर्जाइज करने को या सिनर्जी को कहते हैं एक साथ लेके आना, कंबाइन करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई चीज़ पीसेस में ब्रेक है लेकिन जब आप उसको मिलाते हो कंबाइन करते हो तो ऑब्वियसली उसकी ताकत ज़्यादा हो जाती है, वो ब्लॉक बन जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो सिनर्जी क्या है, कंबाइन करना। तो एफर्ट्स को भी कंबाइन करना। अगर एक टीम में 10 मेंबर है, हर मेंबर अपने अपना काम कर रहा है या एक आउटपुट दे रहा है, तो सिनर्जाइज करो सबको, यानी कंबाइन करो ताकि ओवरऑल जो आउटकम है वो ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल से ओवरऑल आउटकम क्या हो, ज़्यादा हो। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो सिनर्जाइज करने ये सिनर्जाइज करने को कहते हैं an action of two or more substances that results in an effect that is different from the individual summation of substances। देखो ना, अगर 10 लोग हैं या 2 या 2 से ज़्यादा हैं, सबको कंबाइन कर दो या सम अप कर दो, क्या लिखा है, समेशन। तो उसका जो आउटकम होगा वो ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है, एज़ कम्पेयर टू एक इंडिविजुअल बंदे की परफॉर्मेंस से। एक वो जगह जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग अपना इनपुट दे रहे हैं, उन सब इनपुट्स को कंबाइन कर दो तो ओवरऑल आउटकम ज़्यादा होगा। बशर्ते कि अगर मैं एक बंदे के इनपुट को अलग से लूँ और उसी पे बात करूँ तो उसका आउटकम कम होगा ऑब्वियसली। तो सिनर्जाइज करने को ही कहते हैं। तो ग्रुप के अंदर सिनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एफआईपी है आपका, उसमें आप 3 या 4 लोगों का जितना भी ग्रुप है, आप क्या करो, अगर सबकी एफर्ट्स को आपस में सिनर्जाइज कर दो यानी कि मिला दो, तो क्या हो जाएगा, एक ओवरऑल वो हो जाएगा, ठीक है, उसका आउटकम ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट, ठीक है।
तो सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट क्या है? द टेंडेंसी फॉर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव और डिक्लाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अदर। एक मिसाल के तौर पे शायद आफरीदी खेल रहा है मैच में, पीछे से कोई वजीर आजम या कोई बड़ी पर्सनालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वॉट्स एवर पहुंच जाती है। अब उसके ऊपर और प्रेशर है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। द टेंडेंसी फॉर परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव और डिक्लाइन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, यानी लोगों की मौजूदगी के अंदर आपकी क्या सलाहियत है कि आपने कितना जो है वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है या ख़राब कर लेनी है अगर कोई दूसरा आ जाता है। समझ लो, तो ये क्या कहलाता है? सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब ये एक जो भी हमने पढ़ा है उसको ब्लॉक डायग्राम में आपकी आसानी के तौर पे बताया गया ताकि आप एक ही व्यू में ये सारी बात समझ लो। क्या है? पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस को प्लस कर दिया गया प्रोसेस गेन से, यानी जितनी भी तुमने ग्रुप में काम वाम किया, जो भी तुम्हारा इफेक्टिवनेस थी उसको एडअप कर दिया प्रोसेस गेन से। कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं हर जगह पे, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि हर जगह पे लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस को माइनस कर दे तो फिर तुम्हें एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस मिली है या परफॉर्मेंस मिली है। ठीक है जी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ग्रुप टास्क। The size of group should depend on the task on hand. Complexity and interdependence of task influence the group effectiveness. अब ग्रुप टास्क क्या होते हैं? हर ग्रुप के देखो बेटा अलग टास्क होते हैं, ठीक है। जो ग्रुप का साइज है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरडिपेंडेंस ऑफ टास्क इन्फ्लुएंस द ग्रुप इफेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, सही है। तो ग्रुप टास्क भी होता है कि ग्रुप का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, और इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक बंदे का काम दूसरे बंदे के काम पर डिपेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे एफआईबी बना रही हो, अब भाई एफआईबी की रिपोर्ट तो उस वक्त बनेगी ना जब एफआईबी कंप्लीट होगा। अगर एफआईबी ही आपका कंप्लीट नहीं है या आगे चला जाता है तो एफआईबी की रिपोर्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो आप देख लो। आगे चलते हैं। ग्रुप्स टू इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब ये आसान सी चीज़ है, इसको आप खुद ही पढ़ लो कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेंथ क्या है। मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी कि इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होती है, नॉलेज भी कंप्लीट होती है। इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जितने डिफरेंट लोग आएंगे और जितने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आएंगे उतना आपका ग्रुप डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, वैसे हम टीम्स में आगे जाके पढ़ेंगे और मेरी एक अलग वीडियो पार्टिकुलरली है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कि टीम्स है, उसमें भी मैंने बात कही है कि एक तो ये है कि आपने एक ही डिपार्टमेंट के सारे लोग लेके ग्रुप बना दिया या टीम बना दी, वो तो सब बनाते हैं। एक ये कि एक बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ले लिया, एक अकाउंट से ले लिया, एक कोई फाइनेंस से ले लिया, एडवर्टाइजिंग से ले लिया, एक एचआर से ले लिया, इस तरीके से। तो ये बड़ी टीम क्या होगी? डाइवर्सिफाइड। इसको कहते हैं बेटा क्रॉस फंक्शनल टीम, जहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट बैकग्राउंड के हों। रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस फंक्शनल टीम। क्या मतलब हुआ कि इधर टीम के अंदर जो मेंबर हैं वो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। जैसे एक का ताल्लुक किसी और से डिपार्टमेंट से या किसी और प्रोफेशन से, दूसरे का किसी और से, किसी और से। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हर बंदा अपना एक इनपुट देगा जो कि दूसरे से मुख्तलिफ होगा और थोड़ा सा ब्रॉडर होराइजन में जाके और एक डाइवर्सिफाइड व्यू आपको मिल जाएगा आगे जाके, यानी ब्रॉडर होराइजन और डाइवर्सिफाइड व्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाती है क्रॉस फंक्शनल टीम। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरा एक अलग से एक वीडियो पड़ी हुई है इस चैनल के ऊपर और वो मैंने टीम और ग्रुप के दरमियान फ़र्क भी बताया है और वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। टीम्स और ग्रुप के ऊपर है वीडियो, ठीक है। उसका थंबनेल भी जो है वो टीम ही मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको आसानी हो जाए सर्च करने में, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रख लेना, क्रॉस फंक्शनल टीम्स क्या होती हैं? जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, या कब से ज़रूरी नहीं सारी लोग हों, हो सकता है कुछ चंद लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के हों, चंद लोग उसके हों, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि हर बंदा एक अपना ओपिनियन देता है, ज़ाहिर बात है हर बंदा एक डिफरेंट बैकग्राउंड का है, तो वो एक नई बात अपने तजुर्बा उसका नया होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, नई बात होगी, वो उसका इनपुट देगा। अब और आप उसके इनपुट का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ये बात समझ रहे हो बात? आप उसके इनपुट का फ़ायदा उठा सकते हो। तो मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हो गई, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ हो गई, हायर क्वालिटी डिसीजन, ज़ाहिर बात है फिर डिसीजन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, सोल्यूशन भी इंप्रूव हो जाएगा वगैरह वगैरह। वीकनेस क्या होती है? टाइम कंज्यूमिंग, ज़ाहिर बात है देखो टाइम तो लगता है। कन्फॉर्मिटी प्रेशर्स, अब भाई आप कोई बंदा नहीं मान रहा किसी नॉर्म्स को, कन्फॉर्मिटी प्रेशर्स होते हैं, हमने ऊपर की स्लाइड्स में डिस्कस किया कन्फॉर्मिटी क्या होती है, ठीक है।
मे बी डोमिनेटेड बाय वन ऑफ यू मेंबर्स। ये हर जगह होता है। ये वाला जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, हर जगह कोई सी ना किसी बंदे की तुम्हें डोमिनेंस मिलेगी। मिसाल के तौर पे जॉब करने जाओ, फलाने साहब 10 साल से हैं, कोई बोलेगा मैं 15 साल से हूँ, कोई बोलेगा मैं 18 साल से हूँ। अब वो बंदा जो पुराना चावल है, महावरतन कहते हैं इसको, उसका जो इन्फ्लुएंस है उस इदारे में डिसीजन मेकिंग में होगा हर जगह पे, क्योंकि वो पुराना है आपसे। आप नए आए हो, बेशक आपकी क्वालिफिकेशन जितनी ज़्यादा है, ठीक है, आपका जितना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, वो उस इदारे में आके जिसे कहते हैं कि बेकार हो जाता है, या ज़ीरो तो नहीं कहेंगे लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है वो आपको जमने नहीं देगा। ये सारी चीज़ें बेटा अभी जब आप जॉब करने जाओगे ना तो आप उसमें सीखोगे, ठीक है। तो हर इदारा जो है वो डोमिनेटेड होता है, इन्फ्लुएंस होता है फ्यू मेंबर्स में। मैंने एक कोर्स पढ़ा था मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का, उसमें तो बाकायदा बुक के अंदर ये चीज़ लिखी गई थी कि इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं उनको, जो कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में इनको आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब कोई भी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो जाती है तो वो न्यूट्रल नहीं रहती, वो बाइस्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। डिसीजंस में सफ़र फ्रॉम एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात भी बहुत आसान है कि डिसीजंस जो है वो सफ़र करते हैं एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। एम्बिगियस कहते हैं कि कोई आपके कोई बेचैनी है या कोई आप अननोन सी कोई चीज़ है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग आपकी अफेक्ट होती है। मोर एक्यूरेट डिसीजन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये चीज़ भी पहले हमने डिस्कस की थी कि इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। थोड़ा सा रिकॉल करो पिछली स्लाइड के ऊपर क्या होती है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एम्बिग्यूटी कहते हैं किसी परेशानी को, ठीक है ना, कि मुझे कोई चीज़ मालूम नहीं है तो मुझे किसी भी चीज़ की जो है वो बेचैनी या परेशानी है, या ये है कि भाई वो चीज़ मुझे पता लग जाए। यानी कि कोई चीज़ कंफर्म ना हो, ठीक है, उस चीज़ की, उसको कहते हैं एम्बिग्यूटी। देखो इफेक्टिवनेस क्या है कि काम कितना जो है वो अपनी एक्यूरेसी के नज़दीक है, 100% या 90%, 95%, ये क्या हो गया इफेक्टिवनेस। जैसा आप चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ या नहीं हुआ, अपनी एक्यूरेसी एक बेंचमार्क होता है ना, उसके नज़दीक इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी क्या है, कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट लेना, ये एफिशिएंसी है। फ़र्क समझ आ रहा है? ये आगे भी काम आएगा ये। आप बड़े बड़े कौन से लोग डिग्रियां ले लेते हैं, मामूली चीज़ें नहीं पता होती उनको, ठीक है, वो है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आप मोर एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं, स्लो कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजंस ले सकते हैं, मोर क्रिएटिव हो सकते हैं। आपकी जो डिग्री है अपना क्या नाम है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल डिसीजन, वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो। तो इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं बेसिकली। तो एक्यूरेट डिसीजंस के लिए इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, स्लो कंपेयर टू इंडिविजुअल डिसीजंस, क्रिएटिव, ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल डिसीजन भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। तो अगेन वही बात है कि हमने आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, 337 स्लाइड्स तक, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर हम यहीं तक रखते हैं। कोई बच्चा जो लेक्चर नहीं ले सका, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी रिकॉर्डिंग आ जाती है, फ़ौरन ही आ जाती है लेक्चर के बाद, तो वो वहाँ से देख सकता है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो व्हाट्सएप पे कर सकता है। किसी भी चीज़ को बेटा रिपीट करवाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ मिस हो गई है, अगेन वही, कोई ऐसा मसला नहीं, क्लास हम दोबारा रख लेंगे, आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक वो टॉपिक रिपीट हो जाएगा। केस स्टडीज़ ज़रूर पढ़ें, ठीक है, बुक के पीछे एट द एंड केस स्टडीज़ गिवन है, प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको करें, ये बात मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्डिंग, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। कुछ मैं बताता रहता हूँ, कुछ आपको व्हाट्सएप पे वक्तन फ़वक्तन सेंड करता रहता हूँ, वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।